हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज मैं बात करूंगा ईरान और इजराइल के बीच चल रहे जंग से शुरू वैश्विक तनाव का। हाल में जो बेरूत और दूसरे मुल्कों के साथ गतिविधि बढ़ी है, इसका असर हो सकता है क्या, इस पर भी बात करेंगे। क्या यह तीसरे वर्ल्ड वार का रूप ले सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया को क्या खामियाजाना उठाना पड़ सकता है? कौन से कारण हो सकते हैं इसके पीछे, और कौन सा देश होगा सबसे ज़्यादा सुरक्षित? इस पर पूरी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे लड़ाई में कौन सा देश के पास क्या ताकत है, यह जानना जरूरी है। ईरान इजराइल के बीच में तनाव चरम पर पहुंच चुका है जब से ईरान के सुप्रीम लीडर ने बोल दिया कि एक बार फिर इजराइल पर हमला किया जा सकता है। पूरे मिडिल ईस्ट को खौफजदा है। यहाँ इजराइल ने भी हर धमकी का जवाब अपने अपने हमले से देने का मन बना लिया है। इसी वजह से लेबनान में उसकी हवाई स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। बेरूत में तो पिछले कुछ महीनों का सबसे बड़ा और सबसे तगड़ी बमबारी देखने को मिली। इसके ऊपर हमास हमले की भी, क्योंकि पूरे एक साल हो चुके हैं। उधर इजरायली बमबारी का असर ये रहा कि बेरूत के कई इलाकों में आग लग गई है। इमारतें आग की लपटों से ढक चुकी है। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है खूब, कि जिसमें आग का बड़ा सा गुब्बारा देखने को मिल रहा है। पूरा इलाका धुएं से पट चुका है। अभी इस समय इजरायली सेना जमीन पर उतरकर हिजबुल्लाह के लड़ाके से मुकाबला कर रही है। दोनों तरफ ही भारी तबाही देखने को मिल रही है। ईरान इजराइल के बीच जिस प्रकार झगड़ा बढ़ा है, उस पर दुनिया के तमाम देशों को नजर रखनी पड़ रही है। इस बढ़ती लड़ाई का असर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। इजराइल को लेकर जो कुछ सवाल उठाए जा रहे थे, उसने कुछ हमलों के जरिए उसका जवाब देने की कोशिश तो की है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास की ओर से इजरायली नागरिकों पर किए गए आतंकी, कोट अनकोट आतंकी हमले के बाद दुनिया भर में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। जहां एक तरफ इस आतंकवादी घटना की निंदा हुई, आतंकवादी उसको संयम बरतने के लिए अपील भी की गई, वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में फिलिस्तीनी समर्थक संगठनों ने सड़कों पर और यूनिवर्सिटी कैंपसों में प्रदर्शन किए। इन प्रदर्शन में फिलिस्तीनी झंडों की भरमार देखने को मिली, जिसका मकसद हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों से ध्यान हटाना और दुनिया को फिलिस्तीनी के साथ हो रहे अन्याय को याद दिलाना था। लेकिन एक बात जो सामने आई वो ये कि इस बार इजराइल के हमले पर वैसा आक्रोश नहीं दिखा। हमले उस तरह वैसे थे, लेकिन उसका आक्रोश वैसा नहीं था। हमास द्वारा इजरायली नागरिकों पर किए गए हमले के बाद दुनिया भर में फिलिस्तीनी समर्थक जो माहौल बना, उसका पूरा असर अभी आंकना जल्दीबाजी होगी। लेकिन इतना तो तय है कि इस हमले के बाद पश्चिमी देशों में मुस्लिम पहचान को मजबूती मिली है। यह बात भी गौर करने लायक है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई पर दुनिया में उतना आक्रोश देखने को नहीं मिला। इतना जरूर है कि युद्ध विराम की अपील और इजराइल से संयम बरतने की मांग उठी, लेकिन इस बार वह गुस्सा गायब था जो कुछ महीने पहले देखने को मिला था। आज दुनिया में कई मोर्चों पर लड़ाई चल रही है, जैसे रूस यूक्रेन, हमास इजराइल, ईरान इजराइल। उसके अलावा कई देशों के बीच बॉर्डर को लेकर तनाव चल रहा है। ऐसे हालात में तीसरे वर्ल्ड वार का अनुमान लगाना गलत नहीं होगा, क्योंकि आज दुनिया परमाणु संपन्न होना चाहती है। इसलिए अगर आज की दुनिया में तीसरी विश्व युद्ध हुई, यानी तीसरा वर्ल्ड वार होता है, तो इसका परिणाम बहुत ज्यादा विनाशकारी और तबाही और बर्बादी वाला हो सकता है। तो चलिए समझते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध कितना घातक हो सकता है, कितना विनाशकारी हो सकता है, और इससे दुनिया कितनी जल्दी खत्म हो सकती है अगर ऐसा होता है तो। लेकिन उससे पहले आपको मैं लिए चलता हूं फ्लैशबैक में। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से 1945 के बीच, तब क्या हुआ था, ताकि आपको अनुमान लगाने में आसानी हो कि कितना विनाशकारी और भयानक हो सकता है कोई भी वर्ल्ड वार, और खासकर इस परमाणु युग में।
द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 45 के बीच होने वाला एक सशस्त्र और विश्वव्यापी यानी वर्ल्ड वाइड संघर्ष था। इस युद्ध में दो मेन अपोनेंट यानी गुट थे। एक थी धुरी शक्तियां जिसमें जर्मनी, इटली और जापान था, और मित्र राष्ट्र जिसमें फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन भी था। यह इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष था जो लगभग 6 साल तक चला था। इसमें लगभग 100 मिलियन लोग शामिल हुए थे। 100 मिलियन का मतलब 10 करोड़, और 50 मिलियन लोग यानी 5 करोड़ आबादी, लगभग 3% लोग मारे गए थे। सोचे 5 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय तनाव यानी स्पेनिश गृह युद्ध, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का संघ, हिटलर के द्वारा स्वीडनलैंड पर कब्जा और ये यूगोस्लाविया का आक्रमण, इसके 3 वर्षों में सबसे ज्यादा बढ़ जाने वाला कारण धुरी और मित्र शक्तियों के बीच संबंध बिगड़ने वाले थे। जर्मनी द्वारा 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण के 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस घटना ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी थी, और जब हुई तो यह इतिहास का सबसे घातक और सबसे विनाशकारी युद्ध साबित हुआ। युद्ध से पहले जर्मनी और अमेरिका और बाकी दुनिया महामंदी से गुजर रही थी। अर्थव्यवस्था बहुत खराब था, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर थी और भारी मुद्रास्फीति के कारण पैसों का मूल्य कम हो गया था। दुनिया के 50 से ज्यादा देश लड़ रहे थे, जिनमें 100 मिलियन से ज्यादा सैनिक तैनात थे। फिर 1945 के अगस्त में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, फैटमैन और लिटिल बॉय, जिसके बाद हजारों लोग मारे गए और कई अपंग यानी शारीरिक रूप से पंगु हो गए थे। बचे हुए लोगों में से कोई विकिरण यानी रेडिएशन के कारण ल्यूकीमिया, कैंसर और अन्य बीमारियों के शिकार हो गए। रेडियोधर्मी यानी रेडिएशन बारिश हुई, जिससे भयानक प्रदूषण फैल गया। बमबारी के बाद बचे हुए लोगों के बच्चों पर भी रेडिएशन का असर देखने को मिला, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी अपंग पैदा होने लगी थी। इसलिए आज के दौर में मौजूद हथियारों की घातक विनाशकारी शक्ति और टेक्नोलॉजी को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर आज विश्व युद्ध हुआ तो इसका परिणाम पहले के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आज के दौर के एक आधुनिक परमाणु बम की शक्ति हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों से सैकड़ों गुना ज्यादा हो सकती है। यानी अगर आज परमाणु युद्ध शुरू होता है तो कुछ ही घंटों में दुनिया के बड़े बड़े शहर पूरी तरह नेस्त नाबूद हो सकते हैं। खासतौर से अमेरिका, रूस, चीन और दूसरे देशों के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि कई बार पूरी जमीन को बर्बाद कर सकते हैं। न्यूक्लियर युद्ध अगर शुरू हुआ तो कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी को खत्म हो जाएगी। जो बच गया वो उसके बाद असर से खत्म हो जाएगा। जब परमाणु विस्फोट होता है तब उसके उठने वाली धूल और राख वायुमंडल में बहुत पहुंच जाती है। इससे सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती और ग्लोबल कूलिंग का प्रभाव शुरू हो जाता है। इससे धीरे धीरे सब बर्बाद हो जाएगा। बड़े पैमाने पर लोगों के हताहत होने, लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। इस युद्ध की वजह से कई देशों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है और वैश्विक मंदी आ सकती है। पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, परमाणु हथियारों की नष्ट हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। मानवीय संकट पैदा हो सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वर्ल्ड वार 3 एक क्षेत्रीय संघर्ष के रूप में शुरू हो सकता है, जो एक वैश्विक युद्ध में बदल सकता है। और संपत्ति की बात करें तो 1939 से 1945 के बीच सेकेंड वर्ल्ड वार का आर्थिक घाटा आज के हिसाब से करीब 1764 लाख करोड़ रुपए था, और आज हर हुआ तो 1000 गुना अधिक क्षति होने की अनुमान है। इस आंकड़े को देखें तो कुल नुकसान करीब 17,63,000 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। आप अंदाजा लगाएं। अब बात करते हैं कि ऐसा कौन सा कारण हो सकता है जिससे वर्ल्ड वार हो सकती है। पहला कारण है वैश्विक तनाव और प्रतिद्वंद्विता, जो अभी देखने को मिल रहा है। रूस द्वारा यूक्रेन पर लगातार आक्रमण एक कारण हो सकता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यूक्रेन के नक्शे में पहले और बाद की स्थिति क्या थी। इजराइल के हमले के बाद ईरान की प्रतिक्रिया जो सामने दिख रही है वो भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा ताइवान पर चीनी हमला तीसरे विश्व युद्ध का भड़काने का काम कर सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें से प्रत्येक परिदृश्य में
महत्वपूर्ण सैन्य क्षमताओं वाले शक्ति राष्ट्र शामिल है। परमाणु हथियार का प्रसार और विकास भी तीसरे वर्ल्ड वार का कारण बन सकता है, क्योंकि इस सदी में हर देश ताकतवर बनना चाहता है, चाहे उसके पास अपने लोगों को खिलाने के लिए अनाज का भंडार हो ना हो, मगर सब परमाणु संपन्न बनने के इस दौर में लगे हुए हैं। जैसे लीबिया ने परमाणु परीक्षण करने की कोशिश की, हालांकि वो नाकाम हो गया। इसलिए इस खींचतान में इस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते कि इसके अलावा साइबर युद्ध और तकनीकी प्रगति भी कोई न कोई कारण बन सकता है, क्योंकि आज का वर्ल्ड साइबर के बिना और इसके तकनीक के बिना अधूरा माना जाता है। अनुमान है कि साइबर युद्ध या आर्थिक दिक्कतों के बीच वर्ल्ड वार 3 शुरू हो सकता है। इसके अलावा आर्थिक अस्थिरता और संसाधनों के लिए संघर्ष भी एक कारण बन सकता है। जलवायु परिवर्तन भी दुनिया को वार में झुकने के लिए कम नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि हर साल किसी न किसी देश में जलवायु को लेकर बैठकें होती रहती हैं। ये तो हुए मुद्दे वो जो लंबे दौर की लड़ाई को भड़का सकता है, मगर कुछ ऐसी चीज़ें जो इसको ट्रिगर कर सकती है, वो भी देखने वाली बात है। ईरान और इजराइल के बीच जारी लड़ाई और ज़बानी जंग, उत्तर कोरिया की परमाणु महत्वाकांक्षाएं, चीन अमेरिका और व्यापार और क्षेत्रीय विवाद, रूस यूक्रेन के बीच का तनाव, बॉर्डर के बीच और देशों के अंदर हो रहे आतंकवादी हमले, इन सारी चीज़ें इसको ट्रिगर कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि ये इसको कैसे रोक सकते हैं। वर्ल्ड वार 3 को अगर होता है तो उसके लिए सबसे अहम पॉइंट है कि कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से इसे रोका जा सकता है। देशों को संघर्ष समाधान पर ध्यान देना होगा। बड़े देशों को सशस्त्र यानी कंट्रोल और इसको निष्क्रिय करने पर जोर देना होगा। तकनीक का सुरक्षित रूप से इस्तेमाल करना होगा। वैश्विक मंचों पर एक दूसरों के सहयोग के लिए आगे आना होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो सबसे ज़्यादा प्रभावित और भागीदारी जिस देश की होगी वो है अमेरिका, चीन, रूस, यूरोपीय यूनियन, भारत, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, ईरान, इजराइल, नाटो और कई दूसरे संगठन। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि तीसरा विश्व युद्ध होता है तो कौन सा देश होगा जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाएगा। स्विट्जरलैंड को हमेशा से तटस्थता और शांति बनाए रखने के लिए जाना जाता है। इस देश ने पिछले कई दशकों से किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया है। खास बात यह है कि स्विट्जरलैंड की भौगोलिक स्थिति जो कि पहाड़ी है उसे प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा यहाँ की सशस्त्र सेनाएं तैयार रहती हैं जिससे आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जो अपनी भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक तटस्थता के कारण सुरक्षित माना जाता है। न्यूट्रलिटी उसके अंदर बहुत है। इसके अलावा न्यूजीलैंड की सरकार ने हमेशा से अपने देश में इंसानियत और शांति को पहले कदम पर रखा है। इसके बाद बात करें तीसरे नंबर पर, कनाडा की विशाल भौगोलिक सीमाएं और कम जनसंख्या घनत्व इसे एक सुरक्षित जगह बनाता है। साथ ही कनाडा की सरकार ने स्थिरता और शांति की नीति हमेशा से अपनाई है। अमेरिका के साथ सीमाएं शेयर करने के कारण कनाडा के पास सुरक्षा के मजबूत उपाय मौजूद हैं, जिससे ये वैश्विक संघर्षों के समय भी सुरक्षित रह सकता है। कनाडा के बाद आइसलैंड एक ऐसा छोटा सा देश है। इसकी भौगोलिक स्थिति और कम जनसंख्या इसे किसी भी बड़े युद्ध से दूर रख सकती है। आइसलैंड में ना तो कोई सेना है और ना ही किसी प्रकार का तनाव। इसका तटस्थ रुख इसे वैश्विक युद्ध के दौरान एक सुरक्षित ठिकाना बना सकता है। उसके बाद बात करें स्वीडन की, तो स्वीडन भी अपने तटस्थ यानी न्यूट्रल रुख के लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र के कारण सुरक्षित देशों की लिस्ट में आता है। यहाँ की सरकार ने हमेशा से शांति और इंसानियत के मूल्यों को पहले दर्जे पर रखी है। इसके अलावा स्वीडन की विकसित आर्थिक और सामाजिक ढांचा उसे वैश्विक संघर्षों के प्रभाव से बचाने में मदद कर सकता है। उसके बाद बात करें हो सकता है फिनलैंड की भौगोलिक स्थिति और मजबूत सशस्त्र बल इसे सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ की सरकार ने हमेशा से सामाजिक सुरक्षा को पहले दर्जे पर रखा है। फिनलैंड की नीति भी तटस्थता पर आधारित है, जिससे यह वैश्विक संघर्षों के समय भी सुरक्षित रह सकता है। हमारा पड़ोसी देश भूटान की खास भौगोलिक स्थिति और कम जनसंख्या इसे सुरक्षित देश बनाता है। भूटान ने हमेशा से शांति और स्थिरता को प्राथमिकता पर रखा है। यहाँ की सरकार का ध्यान पर्यावरण और सामाजिक भलाई पर होता है, जिससे ये वैश्विक युद्ध के प्रभाव से बचे रहने में सक्षम रह सकता है। तो ये भी सारी बातें, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।